I'm Shubham. I'm a PhD student at the University of Cambridge. कभी सोचा था कि बिहार में पटना से आके कैम्ब्रिज में इतने बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स के साथ ना बैठना होगा। मेरे खुद के डिपार्टमेंट से 12 नोबेल लॉरिएट्स हैं। डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना इज अ बिग थिंग. It's also a cool thing. You can also become cool person by doing other things like becoming a researcher, start to think about the possibilities. A lot of the time, people around us, they don't know these things and they are the ones who are giving you advices. हाय एवरीवन, आज मेरे साथ है मेरा दोस्त नाइजर का बैचमेट शुभम, जो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। आजा भाई शुभम, कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, 2 साल बाद शुभम इंडिया आया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा शुभम से मिलके, पहले तो इतने सालों बाद हम। राइट शुभम, बता कैसा है कैम्ब्रिज? Hello everyone. I'm Shubham. I'm a PhD student at the University of Cambridge. Vivek and I were classmates, but then we decided to choose different fields, and then we ended up doing very different things. I'm studying cell biology of neurons at MRC Laboratory of Molecular Biology. Yeah, and I decided to join Vivek today to have a discussion about what I have been doing and how I have come to be here. फ्रेंडली मीटिंग, हम दोनों कैचअप कर रहे थे भाई, लाइफ में क्या चल रहा है। पहले तो ये बता भाई, कैसा है कैम्ब्रिज? यूके की लाइफ कैसी है? कैम्ब्रिज बहुत ही सुंदर सा टाउन है। शहर नहीं कहूँगा क्योंकि वो एक छोटा सा जगह है, पर वो बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है और बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो वो मतलब बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से बहुत सारे एंशिएंट कैसल लाइक बिल्डिंग्स हैं। पर मोर देन दैट, कैम्ब्रिज ऑल्सो इज़ अ वेरी एकेडमिक प्लेस। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग ने पढ़ाई किया है और अभी भी बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से लोग वहाँ पे पढ़ने आते हैं। बहुत वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है अवेलेबल वहाँ पे। मेरा डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स जो कि फेमस है क्योंकि वहाँ पे ही डीएनए का स्ट्रक्चर को डिकोड किया गया था। और मेरे खुद के डिपार्टमेंट से 12 नोबेल लॉरिएट्स हैं, जिनमें से 2 अभी भी मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो और शायद तुम जिस हॉस्टल में रहते हो वहाँ भी डार्विन के ग्रैंडसन? हाँ, तो मेरे क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैज़ अ कॉलेजिएट सिस्टम, उनके पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं और कॉलेजेस जो हैं एक तरह के रेसिडेंस हॉल जैसे होते हैं। तो हर स्टूडेंट एक कॉलेज का मेंबर होता है। जैसे रामानुजन जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, वो ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो थे। मनमोहन सिंह भी सेंट जॉन्स के फेलो थे। मैं डार्विन कॉलेज का फेलो हूँ। मैं डार्विन कॉलेज का मेंबर हूँ, फेलो नहीं। लेट्स होप वन डे इट हैपेंस। हाँ, मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस। पर तो मेरा कॉलेज उतना पुराना नहीं है, पर इट इज़ वेरी ओल्ड। मेरे कॉलेज में डार्विन के जो सन थे वो रहते थे और उनकी ग्रैंड डॉटर भी। शी डोनेटेड फॉर द कॉलेज वेयर आई एम करंटली स्टेइंग। राइट। मौसम कैसा है कैम्ब्रिज का? अच्छा लगता है? Cambridge is a very cold and wet place, but when it's sunny, it is really really nice and it is really beautiful. It's very clean. It has a very chill and laid back kind of an environment जहाँ पे academicians लोग तुमको हर कोने में हर जगह मिल जाएंगे अपना इंटरेस्टिंग काम को डिस्कस करते हुए। अभी तुमने बताया तुम्हारे डिपार्टमेंट में 2 नोबेल लॉरिएट्स हैं, कौन कौन है और मुलाकात हुई कभी? एक तो वेंकी रामाकृष्णन है जो कि इंडियन है, ओरिजिन के हैं, जिन्हें शायद 2006 में नोबेल प्राइज़ मिला था राइबोसोम का स्ट्रक्चर के डिस्कवरी के कंट्रीब्यूशन में। और एक और है रिचर्ड हैंडरसन, तो उनका कुछ केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, जो कि वो थोड़ा मेरे फील्ड से अलग है तो मुझे उतना पता नहीं है। पर एक और नोबेल laureate थे, पर वो अभी कुछ दिन पहले रिटायर हो गए, तो अभी 2 हैं फिलहाल। कभी सोचा था कि बिहार में पटना से आके कैम्ब्रिज में इतने बड़े बड़े नोबेल लॉरिएट्स के साथ, इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, या फिर ऐसी जगह पहुंचोगे?
मुझे हमेशा से पता था कि मुझे साइंस बहुत पसंद है। मैं साइंस बुक्स को फ्री टाइम में पढ़ा करता था, इवन दो जबकि मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था स्कूल में। मतलब 6, 7, 8 क्लास में लोग उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, लेकिन तभी मुझे साइंस बुक्स बहुत पसंद है, तो मैं खुद से साइंस बुक पढ़ता था। तो मुझे पता था कि आई विल गो एंड अप बीइंग एट अ गुड प्लेस डूइंग साइंस। मतलब uh, मुझे ऐसा कभी वो नहीं लगा कि हाँ मैं किसी एक सर्टेन प्लेस से हूँ तो उसकी वजह से मुझे लोग क्या कहते हैं मैं कहीं जा नहीं सकता। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं कि क्योंकि तुम किसी एक सर्टेन सिटी से आते हो तो तुम्हें लगता है ओ मुझसे लोग बहुत आगे हैं बाकी दूसरे जगह के लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग वेल, यू आर बीइंग डिलिजेंट about your work and about your studies, I think you can go anywhere. You should not accept this notion that oh अगर मैं किसी जगह से हूँ तो मैं अच्छा काम नहीं कर सकता। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भी बताया गया था कि नीट मेडिकल, तुम पीसीबी स्टूडेंट थे या हाँ मैं PCB पीसीबी स्टूडेंट थे? तो ऊपर से बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा यही प्रचलन है कि भाई नीट करो, मेडिकल फील्ड में जाओ। तो तुम्हारे केस में क्या था, वो 11th-12th वाली जर्नी क्या थी? तो मैंने केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा था 10th तक। उसके बाद मैंने स्कूल चेंज करने का डिसीजन लिया क्योंकि टाइमिंग मुझे स्कूल का सूट नहीं कर रहा था। और मुझे आई मीन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करो। तो मैंने भी कोचिंग ज्वाइन किया था। मैंने भी तो मैं PCB कोचिंग्स पढ़ रहा था। और हाँ तो लोगों आप अगर नीट के बायोलॉजी लिए? हाँ अगर आप बायोलॉजी कर रहे हो तो इट इज़ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड दैट आप नीट या फिर एम्स के एग्ज़ाम में जाओगे ही जाओगे। तो मैंने भी तैयारी किया था। अम, मैं मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था। मैं अपने बैच में अच्छा स्टूडेंट था, मैं अच्छे मार्क्स भी लाता था। पर मैं काफ़ी बोर हो गया था। मतलब मुझे फॉर्मेट पसंद नहीं था, मतलब नीट। और मुझे पता भी था कि मतलब MBBS में किस तरह का पढ़ाई होता है। तो मुझे मतलब डॉक्टर बनने का उतना मन नहीं था। डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है और बहुत 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 मेहनत लगता है बनने में डॉक्टर। पर मुझे शुरुआत से ही लगता था कि मैं शायद मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ नहीं है। और मुझे रिसर्च का एक्सपोजर था पहले से भी क्योंकि मेरे बड़े भाई जो हैं वो भी रिसर्चर हैं। तो जब वो अपना मास्टर्स कर रहे थे तो मैं उनके लैब में कभी कभी उनके डिपार्टमेंट में कभी कभी जाता था, तो मुझे लोगों से मिलना होता था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट भी था। और क्योंकि मुझे प्योर साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली बायोलॉजी में मुझे खुद से बुक पढ़ना पसंद था। तो मुझे लगा था मुझे हमेशा से ही लगता था कि रिसर्च इज़ द फील्ड वेयर आई थिंक आई शुड गो। और जब तो इसी वजह से मैंने नेस्ट का एग्ज़ाम दिया था ताकि मैं नाइजर में एडमिशन ले सकूं। और फाइनली मेरा बहुत लास्ट राउंड में जाकर एडमिशन हुआ था नाइजर में। अच्छा। इट वाज एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं जाऊंगा नाइजर। पर आई एंडेड अप बीइंग एट नाइजर और फिर मैंने नाइजर में पढ़ाई किया। आइजर पता था, IIT एग्जाम? हाँ मुझे IIT एग्ज़ाम्स के बारे में पता था, पर मैंने IIT एग्ज़ाम्स नहीं दिया था क्योंकि उस साल मुझे जहाँ तक पता है कि क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर लिया था 1 साल का। तो उस समय शायद ड्रॉप ईयर लेने पर कुछ रेस्ट्रिक्शन था या पता नहीं। सेकंड ड्रॉपर थे क्या? नहीं, फर्स्ट ईयर 1 साल का ड्रॉप लिया था। अच्छा। पता नहीं पर मुझे जहाँ तक पता था कि कुछ तो रेस्ट्रिक्शन है। अच्छा। शायद या फिर 12th की ग्रेड में आई मार्क्स। थिंक PCM भी, अरे 2018 नहीं 3 ही सब्जेक्ट था। 12th का मार्क्स भी इनका कुछ रिक्वायरमेंट था उस समय। मेरा 80% के अबव था, मगर मेरा 90% के अबव नहीं था। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन था जिस वजह से मैंने वो एग्ज़ाम नहीं दिया था। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा मुझे नेक्स्ट पता था, वही दिया। अच्छा ठीक तो है। तो तो मैंने तो मुझे नाइजर मिल गया। तो मैंने डिसाइड किया कि it's not worth wasting time on something I don't want to do because MBBS is a different kind of journey and I was not sure कि मैं उस जर्नी के लिए तैयार हूँ। तो मैंने नाइजर ज्वाइन किया और लेकिन मैंने नाइजर में बहुत बहुत मेहनत की और मेरे ग्रेड्स और मेरे रिसर्च एक्सपीरियंस के वजह से ही मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में हूँ।
क्या ग्रेड्स रहते तुम्हारे लाइक ऑन एवरेज हर सेमेस्टर में? मुझे शुरुआत में मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया था क्योंकि शुरुआत में क्या कहते हैं Maths. सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने मैथ्स 11th-12th में नहीं पढ़ा था, जिसकी वजह से मेरा एक गैप हो गया था मैथ्स का। लेकिन तो भी मैं अच्छा मैथ्स स्टूडेंट था। मैं फेल नहीं हुआ किसी मैथ्स एग्ज़ाम में। तो देख रहे हो कितना प्राउडली बोल रहा है, क्योंकि लोग फेल होते हैं। हाँ, क्योंकि मतलब मैं जहाँ तक मुझे याद है मेरे हाँ। बैच में जितने भी बायो बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ पीसीबी बैकग्राउंड से लोग थे, उनमें से बहुत सारे लोग फेल हो गए थे फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स के एग्ज़ाम में, जो कि बहुत ही अलग टाइप का मैथ्स होता है। मतलब स्कूल वाला मैथ्स नहीं होता, यूनिवर्सिटी लेवल मैथ्स अलग ही डिफ़िकल्टी लेवल होता रियल है। एनालिसिस, सेट थ्योरी, हाँ। याद है? हाँ, तो लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट टू नॉट फेल। पर कितना ग्रेड मेंटेन कर रहे थे? लाइक हाईएस्ट क्या था तुम्हारा? तो फर्स्ट ईयर में तो मेरा ग्रेड 8.5 था आउट ऑफ 10। नाइस. पर एट द एंड ऑफ माय डिग्री माय CGPA वाज 9.2 लाइक। तो मैं ग्रेड के मामले में टॉपर तो नहीं था। मेरा एक फ्रेंड है, वो टॉप किया था, उसका 9.25 था। लेकिन मैं फोकस कर रहा था अपने रिसर्च पे ज़्यादा। तो इसके और वजह मतलब शुभम ने सेकेंड ईयर से ही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, लाइक इंटर्नशिप शुरू कर दिया था विद रंजीत मैथ्यू सर. व्हाट वाज द फील्ड? तो मेरे डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। उनका काम मुझे बहुत पसंद था और उनका पढ़ाने का तरीका भी मुझे बहुत पसंद था। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं उनका लैब ज्वाइन करूँगा एज ए समर इंटर्न बिफोर आई। ड्रोसोफिला. हाँ, तो मैं एक ड्रोसोफिला लैब, जहाँ पे वो लोग सेल बायोलॉजी ऑफ ट्रैकियल ट्यूब डेवलपमेंट विच इज़ लाइक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द फ्लाई, हम लोग उस सिस्टम को पढ़ रहे थे। तो मेरा पहला इंटर्नशिप था। मैंने कुछ वेस्टर्न ब्लॉट्स और कुछ इम्यूनोफ्लोरेसेंस एक्सपेरिमेंट्स किया था। उसके बाद मैं फिर उसी लैब में रह गया। मुझे वो लैब बहुत पसंद आया। तो फिर मुझे जब भी 4 साल. हाँ, तो मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं उस लैब में जाके एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लगाते रहता था, करते रहता था। तो मैंने Now looking back at 5 years at Nizer, do you think it was worth it? कैसा था? आई थिंक नाइजर वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। मैंने बहुत कुछ सीखा नाइजर में। स्कूल पे जिस तरह का साइंस पढ़ाया जाता है वो बहुत ही अलग है कंपेयर टू व्हाट यू स्टडी इन दीज काइंड ऑफ रिसर्च प्लेसेस। बहुत अलग अप्रोच से पढ़ाते हैं वो तुमको। मतलब जो प्रोफेसर होते हैं वो पूरी फुली ट्रेंड साइंटिस्ट होते हैं, उनका खुद का लैब्स होता है। तो हाँ, बड़े बड़े जर्नल्स में पब्लिकेशंस होते हैं, ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं वहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाइजर में जाकर मैंने पढ़ाई किया, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे मिला कि मैं ऐसे लोगों के बीच में था जो कि बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड साइंटिस्ट थे और उन्होंने हमें ऐसे ट्रेन किया कि हम एक साइंटिस्ट की तरह सोच सकें और काम कर सकें। तो आई थिंक, और मतलब नाइजर में बहुत सारे अच्छे फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ही हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और ख़ुद से सोच सकते हैं कि एक रिसर्च को कैसे इंडिपेंडेंटली कैरी ऑन करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल होता है अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं। कैसे सोचना है, कैसे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है। तो ये सब चीज़ जो है मुझे नाइजर में सीखने को मिला, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूट में। लोग आपको सोचना सिखाएंगे कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्रिटिकली कैसे चीज़ों को कैसे उसके बारे में उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो कि साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें पूरी तरह से नाइजर में ही सीखने को मिला। और इसके अलावा ऑफ कोर्स नाइजर एक बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अच्छा फंडिंग है, तो तुम अच्छे कनेक्शंस बनाओगे और जिसकी वजह से तुम फिर आगे अच्छे जगह अप्लाई कर सकते हो। तो एक्सपोजर और इन सब चीज़ों का भी एडवांटेजेस होता है ऐसी जगह पे पढ़ने से। राइट. अभी मुझे ये जानना है कि उधर कैम्ब्रिज में क्या प्रोजेक्ट है तुम्हारा, और अगर ब्रीफली कुछ शेयर कर सके. ऑब्वियसली तुम्हारा 4 साल का PhD है, राइट. कई बच्चे जैसा क्लास में भी पूछ रहे थे, इस स्टाइपेंड जानना चाहेंगे. एंड देन यू कमेंट ऑन वेदर समवन शुड. 2 क्वेश्चन.
एक तो तुम्हारा क्या स्टाइपेंड है, दूसरा कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना कि देर इज़ नो फ्यूचर इन रिसर्च. What would you comment on that? मेरा डिपार्टमेंट इज़ वन ऑफ द हाई पेइंग डिपार्टमेंट्स. तो मेरा स्टाइपेंड अभी £2,000 a month है, which is like a little over 2 lakh rupees. और तो I don't think it's a bad payment. मुझे I save a good amount of money every month. But the thing is, I never really cared about money. For me, it was all about going to this great place and do some quality research, which brings back to the question कि मैं किस तरह का research कर रहा हूँ. तो I'm doing cell biology और मैं थोड़ा न्यूरोबायोलॉजी भी कर रहा हूँ. तो मैं न्यूरॉन्स ड्रोसोफिला पे ही काम कर रहा हूँ अभी भी. तो मैं न्यूरॉन्स पे काम करता हूँ. मैं आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे सेल बायोलॉजिकल इवेंट्स जो है वो एक न्यूरोनल फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कैसे दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रेन और लाइक सेंसरी सिस्टम इन जनरल. तो थोड़ा क्लिनिकल एस्पेक्ट भी है, बट आई एम मोस्टली आस्किंग वेरी फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस लाइक हाउ vesicle trafficking inside cell around Golgi bodies happen and how that is important for neuronal function and development. So इस तरह के क्वेश्चंस पे मैं एड्रेस कर रहा हूँ. और मैं बहुत ही हाई एंड सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स यूज़ करता हूँ जो कि तुमको नैनोमीटर स्ट्रक्चर्स यू कैन सी द नैनोमीटर स्ट्रक्चर्स यूजिंग दोज थिंग्स. Nice. तो और मैं काफ़ी जेनेटिक्स और मॉलिकुलर टूल्स भी यूज़ करता हूँ. तो साइंस इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट यू हैव लाइक अ बेसिक प्रॉब्लम जिस पे तुम काम करते हो. तो मेरा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एक सेल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि एक न्यूरोनल कॉन्टेक्स्ट में. तुमने बचपन से कभी सोचा था कि यहाँ पहुँचोगे, या फिर कोई सपना था कि मुझे ये बनना है, एक प्रोफेसर टीचर बनना है, या फिर आगे क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे पीएचडी के बाद, जो लोग जानना चाहते हैं? सरप्राइजिंगली मुझे पता था कि मुझे साइंस में ही कुछ करना है. खासकर मुझे बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था. मेरे स्कूल टीचर्स बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे इनकरेज किया साइंस को लेकर के. तो मुझे पता था कि मैं परहैप्स मैं साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है. मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था. तो वो मतलब वो धीरे धीरे आया, लोगों से मिलने, नए एक्सपीरियंसेस और थोड़ा खुद से रिसर्च करने पे, मतलब कि किस तरह का कॉलेजेस हैं और इन सब चीज़ों पे लेकर के. तो तुम यही जानना चाहते थे? सॉरी. नहीं, क्या बनना चाहते तुम बचपन से? आई थिंक इट इज़ सेफ टू से कि मुझे साइंटिस्ट बनने का मन था. मुझे पेंटर बनने का भी शौक़ था. मैं बहुत पेंटिंग करने में मुझे बहुत शौक़ था. लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एज अ साइंटिस्ट आई कैन ऑल्सो बी अ पेंटर, क्योंकि मेरा जो फील्ड है उसमें मैं बहुत माइक्रोस्कोपी करता हूँ, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स लेने को मिलता है मुझे. तो मुझे वो बहुत ही याद दिलाता है मेरे पेंटिंग स्किल्स को कि इट्स एन आर्ट. You learn to do microscopy, taking like very nice pictures of things happening within neuron, it takes like it takes a lot of patience and focus. So I think it is very similar to just painting when you know. So मुझे लगता है कि it was like it was a very like it was a fate that I got a job where I can do something which is very much aligned to what I am interested in. और मैं हमेशा से इसी बात का मैं कोशिश करता था कि मैं वो करूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है. क्योंकि लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे अलग अलग होता है. थैंकफुली मेरे पेरेंट्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे और मेरे भैया भी थे जो कि उस फील्ड में थे, तो उन्होंने इनकरेज किया मुझे. तो लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे फील्ड्स हैं और हमें ओपन माइंड्स के साथ अलग अलग फील्ड में जाना चाहिए. और अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं. मेरा यही अप्रोच था. पीएचडी 4 साल के, राइट? हाँ. अभी उसके बाद क्या प्लान है? मुझे अभी मेरा साइंस से मन भरा नहीं है, तो होपफुली मैं अभी और मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च साइंटिस्ट बनूंगा. आफ्टर पीएचडी इज़ मोर
इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन योर इन साइंटिफिक एडवाइज़र। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, वो तुम्हें क्वेश्चंस के बारे में सजेशंस देता है। लेकिन फिर जब तुम इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट बनते हो तो तुम खुद से सब कुछ डिसाइड करते हो किस तरह का प्रॉब्लम करना है, ये सब। तो आई थिंक मैं पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज़ में जाऊँगा। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्री जॉब्स भी होते हैं जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं जहाँ पे करियर फेयर्स होते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग आते हैं, वो अच्छा जॉब ऑफर्स देते हैं स्टूडेंट्स लोगों की। जैसे बायोटेक कंपनीज़ में, जैसे बहुत बड़े कंपनीज़ लाइक एस्ट्राजेनेका का मेरा जो मेन ऑफिस है मेरे डिपार्टमेंट के ठीक सामने ही है। तो मतलब ये तो बस एक एग्जांपल है। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स भी जो कि नए नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वो लोग भी हायर करते हैं न्यू जो पीएचडी स्टूडेंट्स जो कि अभी अभी फिनिश किए हैं अपना पीएचडी, और अच्छा खासा पेमेंट मिलता है ऐसे इंडस्ट्रीज़ में। तो मतलब यू कैन वो तुमको बहुत अच्छा पे करेंगे। लेकिन मुझे, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पोस्ट डॉक्टोरल स्टडी करना है, तो आई डोंट थिंक आई विल गो इन दैट फील्ड, बट देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज़। इट्स जस्ट व्हाट यू वांट टू डू, एंड इट्स जस्ट कि तुम क्या किए हो और तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। राइट, तुमने बताया था ये जो बड़े फार्मा कंपनीज एंड ऑल, उधर आसपास सारी इंडस्ट्री के क्या था वो कि हाँ, एवरीवन so- इज लोकेटेड नियर द कैम्ब्रिज एंड द Cambridge is a very Facility. it has a biomedical campus। हाँ, तो biomedical campus में बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि बायोटेक कंपनीज जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च। वो नए नए टेक्नोलॉजीज़ भी डेवलप करते हैं ताकि हम जैसे रिसर्चर्स अपना साइंस जो है अच्छे से कर सकें। और मतलब वो सब टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर लाइक वेरी एक्सपेंसिव इंडस्ट्रीज। एंड फिर बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी होता है हमारे डिपार्टमेंट और इन कंपनीज़ के बीच में। वो लोग फंड करते हैं कुछ सर्टेन रिसर्च जो कि हमारे डिपार्टमेंट हो रहा है, क्योंकि उनको उससे फ़ायदा होता है। तो इस तरह का कोलैबोरेशंस होते रहता है, क्योंकि कैम्ब्रिज एक ऐसा जगह ही है जहाँ पे इस तरह के लोग तुमको चारों तरफ मिलेंगे। तो मतलब इट्स लाइक अ हब ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स कमिंग टुगेदर एंड मेकिंग न्यू थिंग्स। एंड तो इस Like तरह they are all के जगह पे काम pushing- करने का फ़ायदा ये होता है कि you get to collaborate with many different kinds of people, or there is lots of opportunities। लाइक दुनिया के बेस्ट माइंड्स हैं उस जगह पे, बेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, दे आर फंडिंग द दीज ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दे आर पुशिंग द साइंस टू इनफैक्ट फंडिंग पूरी कि if you are struggling anything, right, if you want to do research, it's very easy probably there to get a funding and work on a project, because at the end they are going to benefit out of it। वैक्सीन या फिर बायोमेडिकल रिसर्च जो तुम बोल रहे हो, इन पे भी काफ़ी रोल रहा होगा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हाँ, with these जैसे pharma मेरा companies। खुद का डिपार्टमेंट जो है इट्स नोन फॉर बिल्डिंग में टेक्नोलॉजीज़। हम लोग के डिपार्टमेंट में ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फर्स्ट टाइम में यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से एक मेंबर को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो वो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी था जिसकी मदद से बहुत सारे डिजीज़ आजकल मतलब क्योर हो रहे हैं, जिसका मतलब जिसको वैक्सीन से क्योर नहीं कर सकते हैं उसको एंटीबॉडी से क्योर कर रहे हैं। और इस टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हमारे डिपार्टमेंट को बहुत सारा फंड्स मिला। तो मतलब हमारा डिपार्टमेंट भी चाहता है कि ऐसे टेक्नोलॉजीज़ जो है निकले हमारे डिपार्टमेंट से, क्योंकि इस तरह का जो फंडिंग है वो तभी पॉसिबल है जब उसका कुछ आउटपुट हो। तो मतलब इट्स लाइक अ वेरी गुड एग्जांपल कि कैसे ऐसे जगहों से बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज़ निकलते हैं जो कि मतलब बहुत ऐसे डिजीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो दिस मेक मी रियलाइज कि ये चीज़ जो लिटरली वैक्सीन और ये चीज़ें हम बाद में भारत में इंपोर्ट करते हैं और वी बाय फ्रॉम दोज कंपनीज। इनफैक्ट वी डोंट इवन हैव द नोवेल पेटेंट्स, राइट, वी डोंट इवन नो हाउ टू बिल्ड दोज थिंग्स जो probably इतने सारे इंडियंस, यू बीइंग वन ऑफ द इंडियंस, आर गोइंग देयर एंड बिल्डिंग इट। सो डू यू फील कि रिसर्च इकोसिस्टम में अभी वो कमी है भारत में, या probably it is going to catch up soon? I have never lived in Bangalore and Mumbai, but because the reason why I'm saying this is because I think they have like a better environment for these kind of companies to emerge. But this being said, I think we still need to do a lot of work to reach the level that we see in some of these European countries or United States.
where you have more opportunity to collaborate and maybe turn your experiment into a startup. So we still need to be there, but I think we are going in a very good direction, and hopefully in the future there is a lot of scope for Indians to come back and probably start their own companies and do amazing work. जो बच्चे अभी आईआईटी या फिर नेस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेस्ट तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, 18 से बढ़ते गया लेवल, आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट भी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है एंड दे आर वेरी डिमोटिवेटेड लॉट ऑफ टाइम्स जब नंबर नहीं आते, राइट? तो व्हाट वुड यू से टू देम, व्हाट इज़ योर फाइनल मैसेज टू द एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया? हम I will tell कि do your studies well. If you're diligently working on your education, I don't think there is a lack of opportunity, and whatever is available to you, take it. For example, जब मुझे MBBS का seat नहीं मिला, I was of course a bit disheartened, but I deep down knew that I never wanted to do it anyway, and my parents wanted me to prepare like for MBBS again. But then I told them that, I don't think I am ready to waste another year of my life, which I'm doing something I'm not interested in. So I knew my options. NISER, then ISERs, they're also like good options. They're not as competitive as, let's say, IIT and MBBS colleges, but they're also very competitive to some extent. But then there are also some other really good colleges who give you scholarship, like they're like privately funded colleges, like there's one, Ashoka University is one of the example. They're a really good college, and like they are private, but they still give you scholarship, and they have really good research facility. तो मतलब sit down, think about what you want to do, what are the possibilities, and what are your backups, and also like ask this from yourself that are you giving your best to get in one of these colleges, because unfortunately there is a huge competition, and if you're not working hard enough, if you're not very sincere about what you want to be, then someone who is will get that position. So yeah, plan ahead. It is very important to plan ahead, plan strategically, and because not everyone has money to go abroad and study. So yeah, the only thing you can do is be more sincere and plan things and work towards it. बाय द वे, शुभम ने बहुत मेहनत की है लिटरली। हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में देखा करते थे क्लासेस, फिर लैब्स, फिर कोई लोग तो घूमने चले जाते थे, बाहर कैंपस के चले जाते थे, ही वुड गो बैक टू द लैब। मतलब यू आर एक्सपेक्टेड कि आप प्रोजेक्ट अपना शुरू करोगे फोर्थ ईयर में, बट शुभम एक ऐसा इंसान था हमारे बैच का जिसने इंटर्नशिप फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दी थी, प्रोजेक्ट लिटरली थर्ड ईयर से शायद तुम्हारा ऑलरेडी इट वाज फाइनलाइज्ड, बिकॉज ही वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर, राइट, कि उसको करना क्या आगे। हो सकता है नाइजर आने तक नहीं क्लियर था, लेकिन नाइजर पहुंच के when he got the facilities, he utilized them to the max, right? And literally इसने एडवांस में प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, काफ़ी मेहनत की, और कैम्ब्रिज पहुंचना आसान नहीं होता है, राइट? इवन इफ मतलब मुझे बता रहा था शुभम कि he never expected कि even he would get a reply from the professor, right? Tell me that story. Yeah, I mean, I had an internship before I went to Cambridge. So I stayed in Paris for a few months. I was at Paris Brain Institute. So I did my internship in the late fourth year. Yes, summer before starting my fifth year. So I did have some European experience. So I was feeling a bit confident, but then at the same time I was not sure that I am good enough for places like Cambridge. Cambridge is like one of like a top 5 ranking colleges of the world, and also my department is one of the most famous departments of the university. It is like one of the best funded facilities in the Cambridge. So I was not very sure कि the guy whom I wanted to work with, even he would consider someone like me, because some of my colleagues who are doing PhD in my same year, they're from MIT, Harvard. They have done their masters in those places, and they've come to Cambridge to do their PhD. So I mean,
looking at those things, I was not very sure. But then I wrote to my professor. I wrote a very sincere email. I did my research about his work. I suggested something to him that, oh, I'm interested in this, and I think he understood that I'm interested. So he then replied me with a very nice and kind email, and that kind of boosted my confidence a bit. And then I leave no stone unturned to draft my application and write a really nice research proposal. And I just went through it, and I was very very lucky that I got. पानी लाऊं? No, thank you. I was very lucky that I got a position. Yeah, and it's a once in a lifetime kind of an opportunity, and yeah. हमें भी बहुत गर्व है शुभम भाई पे। शुभम, ऑफिस देखा हमारा, कैसा लगा, कैसा काम कर रहे हैं हम? हाँ, आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे सायास्रा अच्छा काम कर रहा है इन द सेंस कि वो लोगों को बता रहा है कि देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़, और डॉक्टर बनना और इंजीनियर बनना इज़ अ बिग थिंग। इट्स ऑल्सो अ कूल थिंग, बट you can also become a cool person by doing other things, like becoming a researcher, or like maybe perhaps going to like a business kind of a setting, like people doing MBA, and there are like many opportunities. Some of my friends are doing really well doing MBA. Vivek has started his startup, and so I mean, think about other possibilities, because a lot of the time people around us, they don't know these things, and they are the ones who are giving you advices. I think it's such a bad thing that sometimes parents discourage their children that, oh, you should only be engineer or doctor, otherwise your life is not meaningful, which is completely wrong. Think strategically. Of course, there are some fields where it's hard to earn money, so you need to find something which balances balances everything, and then work on it. And I think if you plan strategically, you can go anywhere. And I think Sayastra is doing a great job telling people about these opportunities and making these things cool again, I guess. Cool, I mean, I don't know if it was ever cool or not. चल बढ़िया ब्रो, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आई होप बच्चों को भी बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद, एंड कमेंट में बता सकते हो कैसा लगा हमारा ये शॉर्ट डिस्कशन। ऑल द बेस्ट, सी यू एट योर ड्रीम इंस्टीट्यूट।